शिवराज और रमन सिंह की विदाई के बाद क्या अगला नंबर विदाई का वसुंधरा राजे सिंधिया का है? लोग पूछ रहे हैं भाई राजस्थान का सीएम कौन होगा? एमपी छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्रियों के नाम में क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम छुपा है? सबसे पहले इसी का चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज से विपक्ष की हालत खराब। पहले 3 राज्यों के चुनाव में बम्पर जीत से सबको सरप्राइज किया। अब सीएम को चुनने में ऐसे ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं कि विपक्ष की पूरी राजनीति ही डिरेल हो जाएगी। इसके बारे में आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री ऐसा चुना है नरेंद्र मोदी ने कि प्रधानमंत्री जब वो बनेंगे अगले बार, ऐसा कहा जा रहा है, तो उनकी सीटें और बढ़ी भी नजर आएंगी। लेकिन पहले पीएम मोदी के सरप्राइज के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सरप्राइज खत्म ही नहीं हो रहे भाई। एमपी और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने बड़ा खेला किया। अब राजस्थान में वसुंधरा की राजनीति के साथ क्या होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि हमने पाठशाला में आपको बताया था कि पुराने चेहरों को मौका मिलने वाला नहीं है, और देखिए वही हुआ। शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे नेताओं के चांस बहुत कम है, वही हुआ, दोनों का पत्ता कट गया। एमपी छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम आया तो यह बात सच साबित हुई जो हमने आपको पाठशाला में कही। हमने पाठशाला में यह भी बताया था कि सीएम को लेकर जितने भी नाम चल रहे हैं टीवी पर, वो परंपरा रही है कि उनमें से किसी को नंबर नहीं मिलता, वो किसी का नंबर नहीं आता। और वही हुआ, जिनके नाम चल रहे थे कि फलाना एमपी का सीएम बनेगा, फलाना छत्तीसगढ़ का बनेगा, उनमें से किसी का नंबर नहीं आया। आखिर में जाके ये नाम कट जाते हैं, कोई नया ही चेहरा आ जाता है। और इसलिए हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया है। ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलते हैं कि चक्कर में आ जाए लोग। इतने दिन से सीएम के नाम को लेकर हर जगह बात हो रही थी, अलग अलग नाम चल रहे थे, लेकिन जिसका भी नाम चला उसका पत्ता कट गया। जिसके बारे में सोचा गया उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सामने लेकर आए। जैसे किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मोहन यादव का तो कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं था बॉस। जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे कि मोहन यादव हैं कौन। उन्हें सीएम बना दिया गया, लोग गूगल करने लगे, लेकिन मोहन यादव का नाम सीएम के तौर पर सेलेक्ट हो चुका था। और इसी के साथ एमपी में शिवराज सिंह की विदाई हो गई। एक लंबा जो आप कहिए कि एरा था वो खत्म हो गया। दूसरे नेताओं और दूसरी पीढ़ी के नेताओं को मौका मिलना शुरू हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नए नेतृत्व के लिए रास्ते से हटने के लिए कह दिया गया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुआ। वहां पर विष्णुदेव साय को नया सीएम बना दिया गया, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब तो राजस्थान के लिए क्लियर मैसेज है कि बीजेपी वसुंधरा राजे से आगे किसी और के बारे में सोच रही है। अब वसुंधरा की जगह नया चेहरा कौन होगा, यह अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। राजस्थान में क्या चल रहा है अभी आगे बताऊंगा। बीजेपी में कोई भी यह मानकर ना चलता है कि वो बड़ा ना चले कि वो बड़ा नेता है, उसके बयान मीडिया में दिखते हैं तो उसी की ही जिम्मेदारी, उसको ही जिम्मेदारी मिलेगी, या बड़े पद का हक उसका है। मध्य प्रदेश से मैसेज क्लियर है कि जो पार्टी कहेगी बड़े से बड़े नेता को वो करना होगा। एमपी छत्तीसगढ़ का मामला तो बीजेपी ने सेटल कर दिया। अब बारी है राजस्थान की। एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीएम चुने गए, उससे वसुंधरा राजे और बाकी बड़े नेताओं के लिए भी संदेश साफ है कि सीएम कोई भी हो सकता है। वो भी सीएम हो सकता है जिसने पार्टी के लिए चुपचाप काम किया है। इसलिए राजस्थान में किसे सीएम बनाया जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की बैठक है। शाम को 4 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सब विधायक जुटेंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान में सीएम कौन हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ और एमपी के फैसलों को ध्यान से देखना होगा। क्योंकि बीजेपी जिन 4 फैक्टर को देख रही है उनमें ओबीसी डन, दलित आदिवासी डन, युवा डन, एक ही फैक्टर बचता है और वो है महिला का। तो क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला हो सकती है कोई, और या फिर किसी महिला को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाएंगे? ये दोनों बातें हो सकती हैं। हालांकि वसुंधरा राजे महिला हैं, पर उनके लिए चांस इसलिए कम है क्योंकि ना उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, ना ही वो चेहरा है, और बीच में बगावत वगैरह की कुछ पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो बातें उड़ी, उससे ऐसा लगता है कि उनका पत्ता और कटने के चांसेस बढ़ गए। इसका नेशनल इंपैक्ट कैसे 2024 के लिहाज से अगर आपको समझना है कि बीजेपी ने किस तरह से ओबीसी वोट शेयर पे काम किया है, अगर आप ओबीसी वोट शेयर देखेंगे, वोट प्रतिशत किस तरह से काम हुआ है 2009 में, देखिए बीजेपी को जो ओबीसी का वोट मिला, बीजेपी, इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां, इसमें आप देखिए
क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां आपको बता रहा हूं। ठीक है, बीजेपी को 2009 में ओबीसी का वोट कितना मिलता था? 22%। कांग्रेस को मिलता था 24%, 24%। और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको ओबीसी का वोट जाता था 54%। अब आया 2014 का साल, जब नरेंद्र मोदी सीन में आए। नरेंद्र मोदी जब सीन में आए तो बीजेपी का वोट शेयर ओबीसी का बढ़कर हो गया सीधा 34% और कांग्रेस का ओबीसी वोट घटकर हो गया मात्र 15%। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को तब भी उतना नुकसान नहीं हुआ, वो 51% पे रही, क्योंकि यादव ओबीसी का जो वोट है वो क्षेत्रीय पार्टियों को भर भर के तब भी जा रहा था। ये जो बीजेपी को शिफ्ट हुआ वो गैर यादव ओबीसी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब आप देखिए 2019 में ओबीसी वोट किस तरह से गया। 2019 में बीजेपी का वोट ओबीसी का बढ़कर 44% हो गया बॉस। कांग्रेस वहीं 15% पर हवा में झूल रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां 51% से गिरकर 41% पर आ गई। यानी पिछले 2 टर्म में नरेंद्र मोदी बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक 22% से बढ़ाकर 44 डबल कर चुके हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का करीब 13% ओबीसी वोट बैंक काट चुके हैं और कांग्रेस को तो खत्म ही कर रखा है। अब ये 44% तब है जब गैर यादव ओबीसी सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, यादव उस तरह से नहीं जुड़ा है। अब जब यादवों को यकीन होगा कि हमको आगे बढ़ना है, मोहन यादव जैसा बनना है, मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, तो सोचिए मामला कहां चला जाएगा। और इस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर और काम पर ओबीसी वोट कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों से टूट टूट कर बीजेपी की तरफ आया, तो पता नहीं सीटें कहां तक जाएंगी। बीजेपी ने न सिर्फ यादव को एमपी में मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि अच्छी सोशल इंजीनियरिंग भी की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया और ब्राह्मण समाज से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को देखें तो बीजेपी ने गजब की सोशल इंजीनियरिंग की। अगर एमपी में ओबीसी सीएम प्लस दलित डिप्टी सीएम प्लस ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाया, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम, ओबीसी डिप्टी सीएम और ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना दिया। और अब इन फैसलों का सियासी कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने बुनी है। इसको आपको समझना चाहिए कि किस तरह से वहां पर काम हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने क्या किया है। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आबादी कितनी है? ओबीसी आबादी 50%, तो यादव सीएम बन गए। इसी तरह से अगर आप अपर कास्ट देखेंगे, अपर कास्ट की आबादी कितनी है? अपर कास्ट की आबादी है 15%, डिप्टी सीएम ब्राह्मण हो गया। दलित जो हैं उनकी आबादी कितनी है? इनकी आबादी है 15%, एक और डिप्टी सीएम दलित से हो गया। यानी अगर आप इसको टोटल को मिला दीजिएगा तो ये करीब 80% आबादी को तो ऐसे ही कवर कर लिया सीएम डिप्टी सीएम। इसी तरह से आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी आबादी कितनी है? आदिवासी हैं 32%, सीएम आदिवासी से हो गया। ओबीसी की आबादी कितनी है? ओबीसी की आबादी है करीब 41%, डिप्टी सीएम ओबीसी से हो गया। अपर कास्ट की आबादी कितनी है? अपर कास्ट की आबादी है करीब 9%, डिप्टी सीएम अपर कास्ट से हो गया। इसको भी मिला दीजिए तो करीब 82% आबादी कवर हो गई।